सवाल है लो क्या है? जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सबका आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। आत्मवंदन। नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून या एक का तरीका या कह लीजिए एक का ज्ञान, हम इस किताब का 41वां सत्र पढ़ रहे हैं। जो अ, एक मिनट, मैं वापस से शुरू करती हूँ। एक मिनट। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून यानी एक का तरीका या कह लीजिए एक का ज्ञान। हम इस किताब का सत्र 41 जो मार्च 20 1981 को रिकॉर्ड किया गया था, उसके दूसरे भाग से आज आगे शुरू करेंगे। जैसे कि रा बोलते हैं कि ये किताब के अंदर दी गई जानकारी आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नजरअंदाज भी कर सकते हैं या सिरे से खारिज भी कर सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्र इच्छा यानी कि फ्री विल के ऊपर आधारित है, जो ये अनंत रचयिता द्वारा आपको प्रदान की गई है। तो ये जो कल हमने जो सत्र देखा उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो डॉन आगे पूछते हैं, क्या यह ऊर्जा केंद्र बहुत छोटे पैमाने पर इंसानों के नारंगी ऊर्जा केंद्र से संबंधित है? तो रा बोलते हैं, इस ऊर्जा केंद्र का असली रंग ठीक वही होता है। हालांकि दूसरी घनत्वता की चेतना की शुरुआत प्राचीन यानी प्रिमिटिव है और नारंगी किरण का उपयोग खुद को व्यक्त करने तक ही सीमित है, जिसे गति करने और जीवित रहने यानी सर्वाइवल के रूप में देखा जा सकता है। तीसरी घनत्वता में इस समय वह लोग जो नारंगी किरण से चिपके हुए हैं, उनमें विकृतियों की एक अधील जटिल जटिल प्रणाली होती है, जिसके माध्यम से नारंगी किरण मैनिफेस्ट होता है। यह कुछ जटिल है, हम इसे सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आगे बोलते हैं, रा तीसरी घनत्वता के लिए उचित रंग, असली रंग जैसे कि आपने पता लगाया है पीला है। हालांकि असली रंग हरे का असर पीले किरण के व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। इसके कारण कई व्यक्ति दूसरों या हरे किरण का विचार करके आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर जा रहे हैं। इसे नेगेटिव झुकाव वाली प्रकृति के रूप में नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव झुकाव वाला व्यक्ति पीली रे ऊर्जाओं के समूहों को गहराई से मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत गहनता से काम करता है। विशेष रूप से वो दूसरे खुद की सेवा करने वाले व्यक्तियों के साथ हेरफेर करता है। नारंगी किरण की ओर लौटने वाले, और हम जोड़ना चाहते हैं कि इस समय आपके ग्रह में ऐसे बहुत से लोग हैं जो असली हरे रंग की कंपनता महसूस करते हैं और इसलिए प्रतिक्रिया स्वरूप वो सरकारी और सामाजिक गतिविधियों को नकारते हैं।
और एक बार फिर खुद की तलाश करते हैं। आगे बोलते हैं, हालांकि पीली किरण ठीक से विकसित नहीं होती है, जो कि व्यक्ति की व्यक्तिगत कंपनता से उसकी दरों को संतुलित करता है, जिस कारण व्यक्ति अपने पर कार्य करके इसे सक्रिय करना और खुद को संतुलन करना पड़ता है। इस प्रकार इस स्थान समय के बंधन में नारंगी किरण मैनिफेस्ट होता है। इस प्रकार असली नारंगी रंग वह है जो बिना किसी विभाजन का है। हालांकि इसका या किसी भी अन्य किरण का मैनिफेस्टेशन मन, शरीर या व्यक्ति की कंपनता के स्तरों और संतुलन के आधार पर अलग अलग रूप में देखी जा सकती है, जो इन ऊर्जाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं वो थोड़ी जटिल है। जैसे हमने पिछले सत्रों में देखा हुआ था कि जैसे जैसे आगे की घनत्वता में जाते हैं, वैसे वैसे जो कलर, जो रंग है, वो लाल से नारंगी, नारंगी से पीला, और पीले से अभी जो आगे की घनत्वता का रंग है वो हरा है, जिसे अट्रैक्ट करते जाते हैं, जिसके ऊपर अनंत रचयिता का द्वारा प्रेम और प्रकाश जब मिलता है और तभी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और हम आगे के जो रंग या तो फिर चक्र बोल सकते हैं, उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी तीसरी घनत्वता में भी कई लोग जो है वो शायद पिछली घनत्वता यानी कि दूसरी घनत्वता जो पशु की मानी जाती है, तो वहां पे ही उनके जो कंपनता के स्तर में है वो शायद वहीं पे रुके रह जाते हैं। कभी कभी हम ऐसी कुछ घटनाएं सुनते हैं जिसमें ऐसा बोलते हैं कि ये तो कैसे जानवरों की तरह काम किया, ये ऐसे कैसे कर सकता है, इंसानों के जानवर की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जानवर बहुत ही खराब है। जानवर तभी किसी के ऊपर हमला करते हैं कि जब उसको या तो उससे डर है या तो फिर वो भूखा है। लेकिन इंसान का ऐसा नहीं है, तो यानी दूसरी घनत्वता की वृत्तियां रहने के वजह से वो वहीं पे अटका रहता है। तो अगर वो ऐसा हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ झुका, यानी कि खुद की सेवा करने वाला है। क्योंकि जो खुद की सेवा करने वाले लोग हैं वो ये घनत्वता यानी कि जो तीसरी घनत्वता है उसमें पूरी तरह से ये जो तीसरी घनत्व यानी पीली यानी क्या है, जब अपना समाज वगैरह बनाते हैं वो अपने तरह अपने जैसे लोगों को यहाँ पे यानी खुद की सेवा करने वाले लोगों को वो इकट्ठा करते हैं, और उनके साथ जो एनर्जी रहती है उसमें हेर फेर करके वो आगे बढ़ने की कोशिश, आगे यानी उनके ऊपर जैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो नारंगी घनत्वता, नारंगी रंग का जो दिखा रहे हैं, तो वो लोग पिछली घनत्व यानी नेगेटिव झुकाव वाले हैं। तो जो असली नारंगी रंग है वो बिना किसी विभाजन का है। तो अभी जो हम जो घनत्वता में तीसरी घनत्वता से आगे की घनत्वता है प्रेम की घनत्वता। जैसे हमने देखा है कि प्रेम और सद्भावना, दूसरों के लिए विचार, ये सारी चीजें हैं जो प्रभुत्व रहेगा हरे रंग का। तो जो अभी तीसरी घनत्वता में जो है काफी लोग जो है वो इस जो कंपनता है, जो आगे की फ्रीक्वेंसी है, उसको वो महसूस करते हैं और उसको खींचने की यानी प्रभावित करने की या आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम में से काफी लोग को ये चीजें पता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ाने के लिए हम लोग जो है मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। जो हर किसी का अपना तरीका रहता है, कोई भक्ति से भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कोई मेडिटेशन करता है, यानी जो भी तरीका है, लेकिन वो तरीके से वो आगे की घनत्वता को जो है वो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो डॉन आगे पूछते हैं, और फिर कौन सी व्यक्ति सबसे सरल होगी जिसमें लाल, नारंगी, पीले और हरे रंग के सक्रियता होगी। तो राह जवाब देते हैं कि ये जानकारी पिछले सत्र यानी कि 35.1 में बताया गया है। शायद आपके सवाल को सरल बनाने के लिए हम फिर बताते हैं। प्रत्येक ऊर्जा केंद्र को तीसरी घनत्वता में संभावित रूप से सक्रिय देखा जा सकता है। दूसरी घनत्वता के अंतिम पड़ाव वाले व्यक्तियों में ये क्षमता होती है। यदि वे अपनी कंपनता के अनुभव का ठीक से इस्तेमाल करें तो उनका ग्रीन रे ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो सकता है। तीसरी घनत्वता के जीव में पूर्ण आत्म जागरूकता की क्षमता है।
इस प्रकार सभी ऊर्जा केंद्रों को थोड़ा थोड़ा सक्रिय किया जा सकता है। चौथी, पांचवी और छठी घनत्वताएं वे हैं जिसमें हम ऊपर के ऊर्जा केंद्रों को बेहतर बना सकते हैं। सातवीं घनत्वता पूर्णता की घनत्वता है और वहां सब ऐसी जगह आगे बढ़ते हैं जहां समय की कोई सीमा नहीं रहती है, जैसे कि टाइमलेसनेस, और सब हमेशा हमेशा के लिए स्थायी यानी फॉरएवरनेस हो जाता है। यानी जो है अभी तक जो हमने देखा दूसरी घनत्वता के लिए तक जो है वो खुद की जो अपना जो अस्तित्व है उसके लिए क्या करना है वो ही थोड़ा थोड़ा जानते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा वो प्रेम के तरीके थोड़ा बहुत वो समझ पाते हैं। लेकिन तीसरी घनत्वता जिसमें हम है वहां पे हमें एक सोच या दिमाग दिया गया है अनंत रचयिता का द्वारा, जिसमें आत्म जागरूकता की क्षमता आती है। भी आत्म जागरूकता यानी क्या है? काफी लोग ऐसे रहते हैं, जैसे आप जो सुन रहे हैं उसमें से भी काफी रहेंगे जिसको ये सारी चीजें कि हम कौन हैं, हम यहाँ पे क्यों हैं, ये सारे सवाल आए होंगे। तो ये जो है आत्म जागरूकता है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो है, तो ये जो चक्र है, जो केंद्र यहाँ पे जो केंद्र बोला गया है, ऊर्जा केंद्र, हम चक्र भी बोल सकते हैं, ऊर्जा केंद्र भी बोल सकते हैं, उसको सक्रिय करना रहता है। जैसे जैसे सक्रिय करते जाएंगे तो उसके बाद हम आगे की घनत्वताओं में चल जाते जाएंगे। और जब सातवीं घनत्वता, जैसे हमने पिछले सत्रों में देखा हुआ है कि सातवीं सातवीं घनत्वता के बाद हम आगे जो ब्लैक होल है वहां पे चले जाते हैं, और ब्लैक होल से जो सारे अनुभव है, यानी खाली एक इकाई यानी एक व्यक्ति के नहीं होके जो भी वहां पे वो ब्लैक होल के अंदर जो प्रवेश किए हैं, वो सारे इकाइयों के जो भी अनुभव है वो सारे घुल मिल जाते हैं और वो एक पिक्चर की तरह दिखाई देने लगते हैं। और वहां पे जो है ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम रुक जाता है, जो हमने पहले भी देखा था कि इसको बोलते हैं कि टाइमलेसनेस है। यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि उसमें कितना समय चला जाएगा। तो ये ऐसे होता है। तो डॉन आगे बोलते हैं, ठीक है, तो क्या एक जानवर जो कि दूसरी घनत्वता में है उसमें सारे ऊर्जा केंद्र होते तो हैं लेकिन सक्रिय नहीं हुए हैं, यानी वो उनका प्रश्न है। तो रा बोलते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो डॉन आगे पूछते हैं, अब दूसरी घनत्वता में जानवर रोशनी से बना होता है जैसे कि सारी चीजें बनी होती है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोशनी जिससे जानवरों की विभिन्न शरीर बने होते हैं उसका संबंध कैसे उन ऊर्जा केंद्रों से जो सक्रिय है और जो सक्रिय नहीं है, और यह कैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, ये सवाल पूछना थोड़ा कठिन है। क्या आप मुझे उस पर किसी प्रकार का उत्तर दे सकते हैं? तो राज जवाब देते हैं, इस जवाब से आपकी सोच विकास विकास क्रम के किसी भी यांत्रिक दृष्टिकोण की तरफ मुड़ सकती है। यानी कि आप इसे यांत्रिक तरीके से ना सोचे। हर विकसित होने वाली व्यक्ति के अंदर लोगोस ने अपनी इच्छा से अपनी ठहरी हुई ऊर्जा को रखा है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति विकसित होता है तब ये उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो कितनी जल्दी और बारीकी से अपने सारे ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय और संतुलित करके अपने विकास के दर को तेज करता है या करती है। तो यानी डॉन के दिमाग में ये आया कि जब दूसरे घनत्वता में है तो वो तो जानवर है, तो उसके अंदर ये सारे ऊर्जा केंद्र या तो चक्र रहते हैं, ये कैसे वो उसको एक्टिवेट करते हैं या कैसे उसको बैलेंस करते हैं, या उसमें है होता है कि नहीं है। तो रा ने तो पहले से ही बोला हुआ है कि जो अनंत रचयिता है वो बहुत यानी जो बोलते हैं ना कि हमारे ऊपर कभी भी वो ऐसा नहीं, विभाजन की वृत्ति नहीं रखता, यानी कोई मुझे प्यारा है तो उसको ये दे दो, कोई नहीं है तो नहीं दे दो, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कि जो जो भी सारे जो पहली घनत्वता से भी जो भी सारे इकाई रहते हैं से लेके सातवीं घनत्वता तक के सारे इकाइयों में ये सारे ऊर्जा केंद्र या तो चक्र रहते हैं, या वो एक्टिवेट नहीं भी हो लेकिन वो सही यानी सबको समान तरीके से दिया जाता है। तो ये इकाई के ऊपर है कि वो उसको कैसे एक्टिवेट करे, कैसे सक्रिय करे और कैसे उसको बैलेंस करे और आगे की घनत्वताओं में बढ़ते जाएं। तो डॉन बोलते हैं, धन्यवाद। कल या परसों के सत्र में आपने ऊर्जा केंद्रों के घूमने या गतिविधि के परिवर्तनशील गति वेरिएबल स्पीड के बारे में बताया था। उस घूमने की गति से आपका क्या मतलब है? तो रा बोलते हैं, प्रत्येक ऊर्जा केंद्र में घूमने की गति की अलग अलग श्रेणी होती है।
या जैसे कि आप इसे रंग चमक के आधार पर अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी अधिक मजबूती से प्रत्येक ऊर्जा केंद्र पर ध्यान केंद्रित करती है और उसे बेहतर बनाती है या शुद्ध करती है, उसके हर ऊर्जा केंद्र उतना ही अधिक चमकदार या तेजी से घूमकर सक्रिय होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आत्म जागरूक व्यक्ति के ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो। इसी प्रकार कुछ व्यक्तियों के पास अत्यंत चमकदार ऊर्जा केंद्र होते हैं, जबकि उन व्यक्तियों द्वारा उसके अनुभव की पूर्णता यानी टोटालिटी पर ध्यान ना देने के कारण उनकी वायलेट किरण काफी असंतुलित होती है। संतुलन के तरीके व्यक्तियों के ऐसे अनुभव की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं जिसे ना कभी सीखा गया हो, अनस्टडीड, जो अचानक ही मिल गया हो यानी स्पॉन्टेनियस, और ईमानदार हो। इस प्रकार इस अनुभव का अधिकतम उपयोग करके, फिर संतुलन का अभ्यास करके और ध्यान के द्वारा उचित दृष्टिकोण को प्राप्त करके वायलेट किरण में ऊर्जा केंद्र के सबसे शुद्ध स्पेक्ट्रम को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। यही कारण है कि किसी भी व्यक्ति को कटाई लायक बनाने के लिए उससे उसके ऊर्जा केंद्रों की चमक या घूमने की गति को उनके संतुलन के पहलू या वायलेट किरण के मैनिफेस्टेशन के ऊपर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति असंतुलित होते हैं, खासकर प्रारंभिक किरणों में, वो अनंत बुद्धिमानिता के प्रेम और रोशनी के प्रभाव को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे, जो कि कटाई के लायक बनने के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे जो कटाई यानी हार्वेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी है सबको समझना, कि हमने पिछले सत्र में देखा था कि जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा केंद्र है या जो चक्र है, उनके घूमने की जो श्रेणी है वो अलग अलग होती है, यानी उनकी जो कंपनता होती है वो अलग अलग होती है। तो फिर उसे जो उसकी चमक है या उसके रंग है, उसके आधार पर अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो यहाँ पे राव बोलते हैं कि संतुलन एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कटाई के लिए आपको सहायता करेगा, क्योंकि ये जो है व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है कटाई के लिए कब मिलता है कि जिसको ये जो प्रक्रिया है उसको सीखा नहीं जा सकता, या तो फिर उसको अचानक मिल जाता है, या तो फिर वो खूब यानी बहुत ज्यादा ईमानदार हो। तो वो जो है ये सारे अनुभवों का उपयोग करके, तो जनरली हम काफी लोग, जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि हम लोग जो मेडिटेशन है उसमें उसके द्वारा ये चीज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे सारे जो केंद्र है, ऊर्जा केंद्र या चक्र है, वो एक्टिवेट हो सके या संतुलित हो सके, तो उसके ऊपर हम प्रयास करते हैं। और दूसरा ये है कि उसके उसी वही सब देखने के बाद उसकी कटाई यानी हार्वेस्टिंग होगी कि नहीं, वो बताया जा सकता है, क्योंकि ये अगर सारे केंद्र यानी प्रारंभिक जो 3 है, जैसे हमने बताया था कि जो लाल है, जो नारंगी है और जो पीला चक्र है, वो तीनों जो है बेसिक यानी मूलभूत चक्र है, वहां से वो स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करते हैं वो, और वो आगे जाके हरे चक्र के ऊपर जाने का कार्य करते हैं। तो अगर ये तीनों अगर संतुलन में नहीं है, तो फिर वो जो है अनंत बुद्धिमत्ता वो समझने के लिए वो प्राणी जो या इकाई जो है वो सक्षम नहीं रहेगी, तो फिर वो कटाई के योग्य भी नहीं बन सकती है। तो डॉन आगे पूछते हैं, क्या आप मुझे स्पेस टाइम और टाइम स्पेस के बीच अंतर बता सकते हैं? तो रा बोलते हैं, आपके शब्दों का उपयोग करते हुए अंतर वही है जो दृश्य और अदृश्य या भौतिक और आध्यात्मिक के बीच होता है। गणित शब्दों का उपयोग करते हुए, जैसा कि लार्सन कहते हैं, अंतर वही है जो एस बाई टी और टी बाई एस यानी स्पेस टाइम या टाइम स्पेस के बीच होता है। तो डॉन आगे पूछते हैं, पिछले सत्र में आपने बताया था कि उपवास व्रत वो तरीका है जिससे बेकार की सोच को निकाला जा सकता है। क्या आप इस प्रक्रिया को विस्तारित कर सकते हैं और आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं कि ये कैसे कार्य करता है? तो राज जवाब देते हैं, इन सभी हीलिंग के तरीकों का इस्तेमाल एक सचेत व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, यानी यह समझना कि शरीर से जरूरत से ज्यादा और अनावश्यक सामग्री से छुटकारा पाना, मन या आत्मा को जरूरत से ज्यादा या अनावश्यक सामग्री से छुटकारा दिलाने के समान है। इस प्रकार खुद को एक उचित हिस्से के रूप में और अनावश्यक हिस्से का एक अनुशासन
या इनकार मन के पेड़ के माध्यम से नीचे के तनों के द्वारा अवचेतन स्तर पर ले जाया जाता है, जहां संपर्क बनाया जाता है और इस प्रकार शरीर, मन और आत्मा में तालमेल होता है और व्यक्ति के हिस्से के रूप में अतिरिक्त या अनावश्यक आध्यात्मिक या मानसिक सामग्री को अस्वीकार किया जाता है। जिस चीज की जरूरत नहीं होती है वो हट जाती है और व्यक्ति ये समझते हुए एक अस्वीकृत सामग्री की प्रकृति की सराहना करते हैं कि ये अनंत चैत्य का हिस्सा है। फिर भी अपनी इच्छा की क्रिया से व्यक्ति शुद्ध और बेहतर बनता है, जो उसके दिमाग या आत्मा की प्रकृति में नजर आनी शुरू होती है। तो यहाँ पे जो है, जो उपवास की बात बता रहे हैं, तो उपवास यानी जो है वो हम जो भोजन क्या लेते हैं या कितना लेते हैं उसके ऊपर है। तो साथ में भोजन जो है वो खाली जो हम खाना खा रहे हैं वो ही नहीं होता है। जब हम आध्यात्मिक तरीके से भी काफी जानकारियां लेते हैं तो उसमें जो अनावश्यक है, यानी काफी चीजें ऐसी होती है कि जो हमें जरूरी होती है और काफी चीजें ऐसी होती है कि जो हमको आवश्यक नहीं है, तो ये भी एक उपवास का तरीका है। तो यानी ये इस तरह से मन और शरीर दोनों के अंदर जो आप बैलेंस बनाए रखते हैं और उसके जो जरूरी नहीं है वो चीज को त्याग देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उपवास का तरीका बोल सकते हैं। तो डॉन आगे पूछते हैं, तो क्या यह माध्यम के सचेत रूप से दोबारा योजना बनाने रिप्रोग्रामिंग जैसा है? उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तियों के लिए माध्यम की योजना हायर सेल्फ द्वारा बनाई जाती है ताकि उस व्यक्ति के अनुभव बन सके और वह खुद को अनावश्यक झुकावों से मुक्त कर सके। तो क्या यह इसके समान है जिसमें कोई व्यक्ति सचेत रूप से उपवास के तरीकों का उपयोग करके योजना बना रहा है या रही है ताकि वो मुक्त हो सके और खुद के साथ संपर्क बना सके? तो रा बोल रहे हैं, यह न केवल सही है बल्कि इससे आगे भी ले जाया सकता है, ले जाया जा सकता है। कोई खुद की यदि काफी हद तक जागरूक हो जाए कि माध्यम कैसे काम करते हैं और इसकी योजना के तरीकों के बारे में जान जाए, तो ध्यान के द्वारा केवल इच्छा और विश्वास की क्षमता से बिना किसी उपवास, आहार या अन्य शारीरिक अनुशासन के दोबारा योजना बना यानी रिप्रोग्रामिंग कर सकता है। अपने जीवन में अपने हिसाब से माध्यम लगा सकता है। तो जैसे हम अभी तक भी बोलते आ रहे थे कि जो ये सारी चीजें हैं, तो ध्यान, जो हम ध्यान यानी मेडिटेशन जो बोल रहे हैं, उसमें केवल इच्छा और विश्वास की, यानी ये होगा, हमें मैनिफेस्ट करना है और हमें ये मानना है कि ये चीज होगी। तो उसके वो हद तक अगर हम जाते हैं तो उपवास किया, क्या खाया हमने, उपवास किया कि नहीं किया, हमने अपने आप को कष्ट दिए कि नहीं, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। और ये जो है हमारी जीवन का रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जैसे ऐसे तो काफी चीजें हो सकती है, लेकिन जैसे हमने माना है कि जो वाल्मीकि ऋषि है उनके पूर्व जन्म में वो एक बहुत बड़े लुटेरे थे, यानी ये लोगों को मारना वगैरह, उनका वो धन छीन लेना, ये सारी चीजें करते थे। लेकिन एक आत्म जागृति की अवस्था उनके पास आ गई। उसके बाद उन्होंने यानी मेडिट तप किया, यानी तपस्या इज अ मेडिटेशन ओनली। तो वो करने के बाद उनके अंदर ये सारी अपनी पूरी जो जिंदगी है, यानी उन्होंने उनको समझ में आया कि ये सारी चीजें मैं ऐसा सोच रहा हूँ किसी और के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें जो है उसके लिए कोई पाप का भागी नहीं बन रहा है। तो वहां पे उनको आत्मज्ञान हुआ है और वहां पे उन्होंने ये सारी चीजें समझी और तप किया। और उसके बाद जो हमारा जैसे हिंदू धर्म का जो महान ग्रंथ है रामायण, वो लिखने की उनको प्रेरणा मिली या उन्होंने वो लिखा है। तो इस तरह से ये रिप्रोग्रामिंग का एक हम उदाहरण ले सकते हैं। वैसे काफी लोगों के रिप्रोग्रामिंग यानी ये मेडिटेशन के द्वारा हम रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसमें उपवास है या कोई शारीरिक पीड़ा देना या कुछ करना जरूरी नहीं रहता है। तो डॉन आगे पूछते हैं, मेरे पास एक पुस्तक है इनिशिएशन, जिसमें महिला शुरुआत की क्रिया के बारे में समझा रही है। क्या उस किताब के सार से आप परिचित है? तो रा बोल रहे हैं, हाँ सही है, हम आपके दिमाग को स्कैन करते हैं। तो डॉन आगे बोलते हैं, जिम ने पूरी किताब पढ़ ली है, मैंने उसका केवल एक अंश ही पढ़ा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि पुस्तक में संतुलन के संबंध में जो बताया गया है, क्या वो आपके यानी राकी बताई हुई सीख है?
तो रा बोल रहे हैं, जब सामग्री की तुलना हमारे द्वारा पेश की गई सामग्री से किया जाए तो ये मूल रूप से कुछ विकृतियों के साथ सही है। तो ये किताब के बारे में पूछ रहे थे। जैसे मान लीजिए कि हम ये लॉ ऑफ वन की किताब पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ में हम कुछ और भी पढ़ रहे हैं, तो हम यानी हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो वहां पे ये यहाँ पे ये दिया है, वहां पे ये दिया है, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं। तो रा ने बताया कि थोड़ा बहुत से सही है, थोड़ा बहुत उसमें अलग है, लेकिन कुछ विकृति के साथ ये सही है। तो डॉन आगे पूछते हैं, लाल पीले और नीले ऊर्जा केंद्रों को प्राथमिक केंद्र क्यों कहा जाता है? मुझे लगता है कि पिछली सामग्री से मैं इसे समझता हूँ, लेकिन क्या आपने हमें जो दिया है उससे कहीं अधिक गहरा इन प्राथमिक रंगों का अनंत बुद्धिमान तक वापस आना है? तो राव बोलते हैं, हम यह नहीं कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या गहरा लग सकता है। लाल पीली और नीली किरणें प्राथमिक है क्योंकि वे प्राथमिक प्रकृति की क्रिया को दर्शाती है। लाल किरण आधार है, नारंगी किरण पीली किरण की ओर जाती है जो आत्म जागरूकता और पारस्परिक व्यवहार इंटरेक्शन की किरण है। हरे रंग की किरण ऊर्जा के आदान प्रदान के विभिन्न अनुभवों के माध्यम से चलती है, जो प्राथमिक नीली किरण के लिए करुणा और सभी क्षमाशील प्रेम के साथ करना है, जो कि दूसरे से किसी भी क्रिया की परवाह किए बिना स्वयं के विकिरण की पहली किरण है। ग्रीन रे व्यक्ति दूसरों को रुकावट के सामने अप्रभावी है। ब्लू रे व्यक्ति एक सह निर्माता है। यह शायद केवल पिछली गतिविधि को दोहराना हो सकता है, लेकिन यदि आप लोगों के कार्य को अनंत निर्माता के प्रतिनिधि के रूप में निर्माता द्वारा निर्माता के ज्ञान को प्रभावित करने या बढ़ाने पर विचार करते हैं, तो शायद आप उन चरणों को देख सकते हैं जिनके द्वारा यह पूरा किया जा सकता है। क्या हम इस कार्य को छोड़ने से पहले एक अंतिम प्रश्न पूछ सकते हैं? तो डॉन बोल रहे, यह इस कार्य के लिए बहुत लंबा प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैं इसे पूछूंगा, और यदि यह बहुत लंबा है तो हम इसे बाद में जारी रख सकते हैं। क्या आप मुझे राकेश समूह के विकास के बारे में एकदम शुरुआत से बता सकते हैं, और चक्रों की सक्रियता में अब अब जहां है वहां पहुंचने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया गया है? क्या यह बहुत लंबा प्रश्न है? तो रा बोलते हैं, यह प्रश्न एक लंबे उत्तर की मांग नहीं करता है। हमने जिस ग्रह की कंपनता की घनत्वता का अनुभव किया था उसे आप विनस या शुक्र के नाम से जानते हैं। वो काफी हार्मनी या प्रेम से अपने ग्रह की कंपनता में दूसरी, तीसरी और चौथी और बहुत तेजी से चौथी घनत्वता के अनुभव के साथ आगे बढ़ने में भाग्यशाली था। वहां काफी सामंजस्य तरीके से सारे लोग आगे बढ़ गए थे और चौथी घनत्वता का अनुभव लेने लग गए थे। हमने पांचवी घनत्वता में बहुत समय स्थान बिताया ताकि हम उस तीव्र करुणा को संतुलित कर सके जो हमने चौथी घनत्वता में प्राप्त की थी। वह ग्रेजुएशन फिर से सामंजस्य पूर्ण थी और हमारा समूह चौथी घनत्वता में काफी मजबूती से बना गया था। वह बहुत मजबूत और सहायक प्रकृति का बना रहा है। हमारे समूह के सामंजस्य के कारण हमारी छठी घनत्वता का कार्य भी तेज हो गया था, ताकि हम महासंघ के सदस्यों के रूप में और भी तेजी से सातवीं घनत्वता की ग्रेजुएशन तक पहुंचने में सक्षम हो सके। हालांकि हमारी सद्भावना आपके ग्रह के साथ काम करने के संबंध में भोलेपन का एक गंभीर स्तोत्र रही है। क्या इस उपकरण को छोड़ने से पहले कोई संक्षिप्त प्रश्न है? यानी यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि कैसे आगे की घनत्वताओं के और बढ़ रहे थे, यानी वो खुद के बारे में बात कर रहे थे, शुक्र ग्रह के बारे में भी बता रहे थे, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर यानी जो भी इकाई है उसके अंदर प्रेम करुणा की भावना आती जाती है, वैसे वैसे चौथी और उसके बाद आगे की घनत्वताओं में भी जाया जा सकता है। तो डॉन आगे पूछते हैं, मैं केवल यह पूछूंगा कि क्या ऐसा कुछ है जिससे हम उपकरण यानी कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं? तो रा बोल रहे हैं, ये जैसे हर बार डॉन हर अभी जो काफी सत्रों से देख रहे हैं कि डॉन हमेशा ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो रा उसका उत्तर देते बोल रहे हैं कि सब ठीक है, हम तुम्हें हमारे दोस्तों को एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ते हैं। इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति
और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़े। आज्ञे मेरे दोस्तों, आज्ञेवासु। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार की वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, I am protected. I am protected. Thank you so much.